हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 54, जो मैंने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के लिए। ठीक है, और इसमें जो है हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, और हम इन एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि उनसे भी रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, और जो लेक्चर 1 टू लेक्चर 53 की वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, और आपको ये सारी वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस अब तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इन डिटेल, तो आपको ज़रूर देखने चाहिए। और हर एक यूनिट को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्स की, चाहे आपका अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम, जितनी भी यूनिट्स हैं सबको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है या आपका कोई भी सजेशन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस करते हो तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 54। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग टू और मोर सेपरेट प्रोडक्ट्स टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस इज़ नोन एज। ये आपका रिलेटिंग है प्राइजिंग स्ट्रेटजीज से। मार्केटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइजिंग स्ट्रेटजीज का, प्राइजिंग का ही एक टाइप है ये। तो आपको बताना है जब आप दो या दो अलग सेपरेट प्रोडक्ट्स को, अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक ही पैकिंग में या एक ही साथ एक सिंगल प्राइस पे, यानी कि अलग अलग उनका प्राइस करने की बजाय एक सिंगल प्राइस पे जब आप उसको सेल करते हो तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो उस चीज़ को हम कहते हैं बंडलिंग। क्या कहते हैं? बंडलिंग। देखो एग्जाम्पल से याद किया करो मार्केटिंग की चीज़ें, क्योंकि मार्केटिंग में मेन अगर आप चीज़ों को एग्जाम्पल से समझते हो तो आपको काफ़ी टाइम तक आपके वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें बंडलिंग की, देखो इसमें क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी मोबाइल परचेज़ किया, ठीक है, मोबाइल परचेज़ किया तो उसके साथ आपको ऐसे कई बार मिल जाता है 1 ईयर का प्लान, इंटरनेट प्लान, डाटा प्लान, है ना, कॉलिंग प्लान, ये सारी जैसे कि और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अलग अलग लेते हो तो आप ये देखोगे कि उसका प्राइस ज़्यादा होगा। ये जो एक सिंगल प्राइस में सेल किया जाता है ना, ये लोअर होता है उस प्राइस से, जो अगर आप अलग अलग इन चीज़ों को लेते हो। इसका और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाके वैल्यू मील लेते हो, है ना, वैल्यू मील लेते हो तो उसका प्राइस आपका एक सिंगल हर प्रोडक्ट्स का अलग अलग लगा के ना, यानी कि अलग अलग लगाने की बजाय वो एक सिंगल प्राइस लगा देते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं प्राइस बंडलिंग के। ठीक है, तो आई होप आपको प्राइस बंडलिंग क्लियर हो गया होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? प्राइस बंडलिंग। और अगर हम बात करें डंपिंग की, तो डंपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। डंपिंग में होता क्या है हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज ये चाइना है कंट्री, ये इंडिया। ओके, डंपिंग का मतलब होता है चाइना वाले सपोज कोई प्रोडक्ट अपनी जो मार्केट है, अपने होम कंट्री, चाइना वालों की होम कंट्री है चाइना, और ये इनके लिए क्या हो जाएगी? फॉरेन कंट्री। तो अगर चाइना का कोई भी प्रोड्यूसर, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, वो उस ए प्रोडक्ट को ₹100 में सेल करता है, लेकिन वही सेम ए प्रोडक्ट वो इंडिया में कर रहा है 80 में सेल। तो आप यहाँ डिफरेंस समझो कि जब कोई कंट्री, मतलब कोई कंट्री का जो प्रोड्यूसर है या कुछ भी वहाँ के लोग हैं बिजनेसमैन, जो सेम प्रोडक्ट को अपनी होम कंट्री से सस्ता बेचते हैं फॉरेन कंट्री में, तो उसको हम बोलते हैं डंपिंग। और वो ऐसा क्यों करते हैं? अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे अपना मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि देखो वो होम कंट्री में तो अपनी ₹100 का सेल कर रहा है यहाँ, और वो इंडिया में ₹80 का कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डंपिंग। तो आपने ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो अलग था, और अब यहाँ आपको मैंने डंपिंग का मीनिंग क्लियर किया है ताकि आपके एक क्वेश्चन में एक साथ दो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द स्प्रेड बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर। देखो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जब आप डिफरेंस निकालते हो, स्प्रेड निकालते हो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर है रेंज, फिर है रेशियो, फिर है नन ऑफ द अबव। तो आप लोग ये देखो, जैसे कि अब आपको स्टैटिस्टिक्स में रेंज निकालने को बोले तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। जैसे मान लो आपको यहाँ पे ना ये वैल्यूज़ दी हुई है, यहाँ पे दिस वन, ठीक है, 7 ले लो। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 7, और सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 0। तो 7 माइनस 0, तो 7 आ गया हमारा रेंज। तो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इज नॉन एज रेंज। तो हमारा आंसर क्या होगा, रेंज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मे बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आप लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकम टैक्स में और बेसिक बनता है हमारा इनकम टैक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। अब आपको पता है आगे कैटेगरीज होती हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। अगर मैं बात करूँ, एक होता है हमारा रेजिडेंट, ठीक है, एक होता है हमारा नॉन रेजिडेंट, ठीक है। और आगे रेजिडेंट में भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है हमारा ऑर्डिनरी और एक होता है हमारा नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ठीक है, NOR, एक होता है OR। तो अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होता। इसका मतलब पता है क्या है कि इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के, ध्यान रखना, ये इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के बाकी जितने भी पर्सन्स होते हैं वो होते हैं या रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। ध्यान रखना, इंडिविजुअल एंड HUF को छोड़ के बाकी अगर हम बात करें जैसे कि फर्म, AOP हो गया, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल अथॉरिटी, अगर हम इनकी बात करें कंपनी वगैरह की, तो उनकी सिर्फ दो ही कैटेगरी हो सकती हैं, या रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। जो ये मैंने आपको फर्दर कैटेगरीज बताई है ना, ये अप्लाई होती हैं ओनली इंडिविजुअल के केस में और HUF के केस में। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो मैं अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके साथ के साथ हर चीज़ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो आप लोगों ने पेन पेपर साथ लेके ज़रूर बैठना है ताकि अगर कुछ भी आपको नया चीज़ मिलती है तो आप उसको साथ के साथ नोट कर सको और ईजी लैंग्वेज में अपने नोट्स बना सको, ठीक है, ताकि क्या हो, एग्ज़ाम के टाइम में आप क्विक रिविज़न ले सको, ठीक है। तो अब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है कौन हो सकता है, अब मैंने आपको बताया इंडिविजुअल या HUF। अब आप इंडिविजुअल तो यहाँ कहीं दिया नहीं हुआ तो HUF आएगा हमारा आंसर, ठीक है, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जिसको हम AOP भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये तीनों या तो क्या होते हैं आपको पता ही है, रेजिडेंट होते हैं। तो आपको पता ही है इनकी और कैटेगरीज तो होती नहीं है, इनकी सिर्फ ये दो कैटेगरी होती है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो आपको ये चीज़ जो है अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गोल्डन हैंडशेक स्कीम। आपसे पूछा हुआ है गोल्डन हैंडशेक स्कीम के बारे में। ये देखो, ये टर्म है हमारे रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी नई नई टर्म्स पता चल रही हैं आपने उसको ध्यान रखना है फ्यूचर में। तो आपको बताना है गोल्डन हैंडशेक स्कीम का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। फर्स्ट है सुपर एनुएशन रिटायरमेंट, सेकंड है वॉलेंटरी रिटायरमेंट, थर्ड है कंपल्सरी रिटायरमेंट और डी है आपका रिटायरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबलमेंट। तो आपने ध्यान रखना है गोल्डन हैंडशेक होता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट से रिलेटेड। वॉलेंटरी रिटायरमेंट होता क्या, समझो। देखो, अब आपको पता है रिटायरमेंट होने का एक टाइम होता है ना, यानी कि एक फिक्स पीरियड होता है, उसके बाद होती है रिटायरमेंट। लेकिन कई बार जो है आजकल कंपनीज जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देती हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट का ऑप्शन देती हैं, ऑफ़र देती हैं कि अगर आप टाइम से पहले रिटायर होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, है ना। तो ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट हुआ ना, उनको ऑप्शन मिल रहा है, अब उनकी मर्जी है वो होना चाहते हैं या नहीं। और इसके लिए जो है वो क्या करता है, जो एम्प्लॉयर है एक ह्यूज अमाउंट देता है इसके लिए, किसको, एम्प्लॉय को, जो वॉलेंटरी रिटायर होना चाहता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक स्कीम,
ठीक है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं होगा, कंपल्सरी में तो कंपल्शन होता है, इसमें आपके पास चॉइस होती है। ये ऐसा क्यों करती हैं कई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो वो रिसेशन में भी लगा सकते हो, या फिर उनके पास एम्प्लॉयज़ की उन्होंने वो कम करना हो, है ना, बहुत ज़्यादा मैन पावर हो, उसको कम करना हो, बहुत ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो वो क्या देती है, ऑफ़र देती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसको एक क्या ह्यूज अमाउंट भी दिया जाता है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस भी होती हैं। लेकिन आपको अभी यहाँ ये समझना है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे रिलेटेड है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द पर्सन हु फर्स्ट सजेस्ट बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस। देखो, बाइंग डिसीजन की जो प्रोसेस आती है कि जिसके थ्रू कंज्यूमर जो बाय करते हैं उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, तो उसमें ना अलग अलग पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके जो मार्केटिंग में है नेम बताए गए हैं। तो आपको ये बताना है कौन सी टर्म यूज़ की जाती है उस पर्सन के लिए जो सबसे पहले सजेस्ट करता है, फर्स्ट सजेस्ट करता है कि हमें इस प्रोडक्ट या सर्विस की नीड है, तो उसको हम बोलते हैं इनिशिएटर। इनिशिएट करना किसी चीज़ को क्या होता है, स्टार्ट करना। तो आप इससे ध्यान रखोगे कि इनिशिएटर बाइंग प्रोसेस में वो पर्सन होता है जिसके माइंड में आइडिया आता है कि हमें इस चीज़ की नीड है। ठीक है, मैं आपको बाकी भी बता देती हूँ। इसका आंसर हमारा आएगा बी। अब मैं बात करूँ आगे, देखो इनिशिएटर हो गया, फिर होता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसकी बात को, मतलब जिसकी बात में वेटेज जो अफेक्ट करेगा हमारे फाइनल बाइंग डिसीजन को, यानी कि जिसकी बात को माना जाएगा, जो अफेक्ट करेगा हमारे फाइनल बाइंग डिसीजन को। उसके बाद जो होता है डिसाइडर। डिसाइडर वो होता है जो अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन लेता है बाइंग का, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा, डिसाइडर। और बायर कौन होगा, जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदता है। और एक टर्म यहाँ पे और नहीं दी होती है, यूज़र। यूज़र वो होता है जो फाइनली उस चीज़ को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो 5 कौन कौन से मैंने आपको बताए, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर एंड यूज़र। अगर आपको ये पांचों अच्छे से समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें किसी में भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज विच यूजेस अ डिफरेंट ब्रांड नेम फॉर ईच प्रोडक्ट इज नोन एज। आपको पता है ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं। अब ब्रांड की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट ब्रांड नेम यूज़ किया जाता है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिफरेंट ब्रांड यूज़ किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट है ओवरऑल फैमिली ब्रांडिंग, सेकंड है लाइन फैमिली ब्रांडिंग, और सी है इंडिविजुअल ब्रांडिंग, एंड डी इज ब्रांड एक्सटेंशन। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, नेक्स्ट है ग्लास सीलिंग रेफर्स टू। देखो, अब ग्लास सीलिंग एक टर्म है, इसका क्या मीनिंग है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि मॉडरेट डिफ़िकल्टीज़ इन ट्रेनिंग ऑफ वुमेन वर्कफोर्स, यानी कि जो वुमेन वर्कर्स होती हैं, एम्प्लॉयज़ होती हैं, उनकी ट्रेनिंग में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आना। फिर है आर्टिफिशियल बैरियर्स बेस्ड ऑन एटीट्यूडनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बाइस प्रिवेंटिंग कैरियर ग्रोथ ऑफ वुमेन, यानी कि ऐसी बैरियर्स क्रिएट करना कि जो वुमेन है वो हायर रैंक पे ना जा पाए, उनका कैरियर की ग्रोथ ना हो पाए। फिर है पर्सनालिटी वीकनेसेस हिंडरिंग कैरियर ग्रोथ ऑफ वुमेन, कि उनकी पर्सनालिटी की वीकनेसेस होना। फिर है ट्रांसपेरेंसी एट हायर लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के हायर लेवल पे ट्रांसपेरेंसी होना। तो आपने ध्यान रखना है ग्लास सीलिंग का मतलब क्या होता है, कि जो वुमेन एम्प्लॉयज़ होती हैं, कई लोग आपको पता ही है उनका क्या होता है कि जो हायर रैंक है ना, उस पर वीमेन को ना आने देना ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी कि हायर रैंक अगर कोई है ही राके में तो उस पर मेन ही होने चाहिए। तो ग्लास सीलिंग का मतलब, एक सीलिंग आपको पता है ना, किसी चीज़ की लिमिट होना, तो ग्लास सीलिंग का मतलब ये है कि जो टॉप है राके पे, अगर हम टॉप रैंक की बात करें ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे उनको, वुमेन को पहुँचने से रोकना। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला। ये टर्म ध्यान रखना। ओके, जानबूझ के आर्टिफिशियल बैरियर्स क्रिएट करना ताकि वो टॉप रैंक पे ना जा पाएँ, यहाँ तक कि उनमें वो पोजीशन है, मतलब वो वुमेन में वो कैपेबिलिटी है, उसके अंदर वो फीचर्स हैं कि वो उस टॉप रैंक पे जा सकती है, फिर भी उसके लिए बैरियर्स क्रिएट करना। तो ये होता है हमारा ग्लास सीलिंग। तो आपने ध्यान रखना है, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग द एसिड टेस्ट रेशियो एक्सेप्ट। आपने सुना होगा एसिड टेस्ट रेशियो के बारे में। अब आपको बताना है एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते टाइम हम इन सब चीज़ों को लेंगे एक्सेप्ट एक को छोड़ के। सबसे पहले तो एसिड टेस्ट रेशियो को आपका पता होना चाहिए क्या कहते हैं, और क्विक रेशियो।
क्विक रेशो, ये हमारा किससे रिलेटेड होता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से। एक हमारा होता है ना करंट रेशो, एक होता है क्विक रेशो, ये उससे भी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करता है। और इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, जो करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, ध्यान रखना, करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, क्विक एसेट्स आता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, बिकॉज क्विक एसेट्स वो होती हैं जो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टॉक हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, है ना, यही होता है ना एडवांस में जो हम पे कर चुके हैं, और इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अब आप फर्स्ट है 6 मंथ ट्रेजरी बिल्स, तो ये इंक्लूड होंगे हमारे क्विक एसेट्स में, है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस नो, अभी मैंने आपको बताया ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी वाला। बाकी भी देख लो, अकाउंट से रिसीवेबल होता है पार्ट इसका, 60 डेज का है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट सीओडी ये भी होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शंस में, बस अपना माइंड क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।